Good morning, my dear students. In previous video, we discussed cerebrospinal fluid, ventricles, meninges, intermeningeal spaces in detail in part 1. Today, in this video of part 2, we will discuss applied aspect, and particularly lumbar puncture and meningitis we will discuss in this video. So these are some applied aspects for the CSF: lumbar puncture, cisternal puncture, meningitis, hydrocephalus, blood-brain barrier, blood CSF barrier. These two parts we will discuss today in this video, and the three parts we will discuss in next video. So come to the first part, that is lumbar puncture. We have already discussed in previous video that CSF is collected routinely collected by introducing a lumbar puncture needle, LP needle भी कहते हैं short में, inserting between L3 and L4 or L2 and L3 vertebrae, and we have to take out the CSF from subarachnoid space under sterile conditions, as there is no risk of damage of the spinal cord because the spinal cord ends at the L1 vertebral level. तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि L1 पे एंड हो जाती है, इसलिए हम एक बड़ा सा लार्ज सबरकनाइड स्पेस है, वहाँ से हम ये CSF निकालते हैं. एंड इंट्राक्रैनियल प्रेशर और CSF प्रेशर आल्सो हैज़ टू बी मेजर्ड बिफोर CSF विदड्रॉन. इसकी इंपॉर्टेंस है जो हम आपको बाद में बताएंगे. बिफोर द डिटेल्स फॉर लंबर पंक्चर वी शुड डिस्कस शॉर्टली फॉर द सिस्टर्नल पंक्चर. दिस इज सिस्टर्नल पंक्चर. हमने बताया था कि सिस्टर्न्स हैं, सिस्टर्ना मैग्ना, सिस्टर्ना पॉन्टिस, सिस्टर्ना बेसिलिस, सिस्टर्ना लेटरलिस, जहाँ पर भी सबरेक्टाइल स्पेस लार्ज हो जाता है. जैसे नीचे लंबर एरिया में लार्ज है, ऐसे यहाँ पर भी लार्ज है. तो सम टाइम वी कैन आल्सो टेक आउट द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम दिस सिस्टर्ना मैग्ना. कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? दिस Cisternal puncture refers to tapping of the CSF from the cisterna magna, also known as suboccipital puncture, क्योंकि ऑक्सीपिटल बोन के नीचे से हम इसको पंक्चर करके CSF निकाल रहे हैं. A needle is passed through the posterior atlanto-occipital membrane. जो फर्स्ट वर्टिब्री है ये एटलस, और उसके ऊपर जो ऑक्सीपिटल बोन है उसके बीच में से पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड, वहाँ से हम इंसर्ट करते हैं. तो थ्रू द पोस्टीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन बिलो द ऑक्सीपिटल बोन एट द बैक ऑफ द नेक, गोइंग फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स टू ए डेप्थ ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस. ये निडल जो है थोड़ा सा फॉरवर्ड जा रही है और अपवर्ड जा रही है, तब ये सिस्टर्ना मैग्ना पहुँचती है. एंड वी ड्रा द CSF. कब करते हैं? व्हेन लंबर पंक्चर हैज़ बीन ट्रॉमेटिक. इन स्पाइनल डिफॉर्मिटी, अगर डिफॉर्म स्पाइनल कार्ड तो देर विल बी डिफ़िकल्टी इन लंबर पंक्चर. इन स्पाइनल ब्लॉक, और कहीं पर ब्लॉक हो गया है और CSF वहाँ पर पूरा तरह से नहीं पहुँच पा रहा नीचे स्पेस में, तो वी डू सिस्टर्नल पंक्चर. नाउ कम टू द टॉपिक lumbar puncture. Lumbar puncture or even cisternal puncture or CSF examination we do to diagnose 4 major कैटेगरीज ऑफ द डिसीज़. ये पहले भी डिस्कस किया था कि मेनिंजाइटिस और मेनिंजियल इन्फेक्शंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस, वेदर इट इज़ बैक्टीरियल और पायोजेनिक और फंगल और वायरल और एसेप्टिक. सेकेंड, इफ देयर इज हेमरेज इन द सबरेक्टोइड स्पेस देन वी कैन डायग्नोज. CNS ट्यूमर और मेलिग्नेंसी कैन बी डायग्नोज्ड. demyelinating disease, when there the myelination is reducing in the brain, then it can be diagnosed by the lumbar puncture. सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है लंबर पंक्चर का यूज़ है, वी कैन आल्सो इंजेक्ट ड्रग्स थ्रू लंबर पंक्चर निडल, और उसे कहते हैं इंट्राथिकल इंजेक्शन. जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, इंट्रावेनस इंजेक्शन है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, तो ये कहलाता है इंट्राथिकल इंजेक्शन. फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया, एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी, हम स्पाइनल एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक्स एंटर करा सकते हैं थ्रू लंबर पंक्चर निडल. और ये इसकी ज़रूरत पड़ती है फॉर लोअर एब्डोमिनल सर्जरी, फॉर पेरिनियल सर्जरी. वो पोर्शन जो एनेस्थेटाइज हो जाता है, एंड वी कैन डू द लोअर एब्डोमिनल
surgery. Analgesia, analgesics we can enter through the LP needle. We can also add antibiotics and even the chemotherapy. जो ब्रेन के अंदर कैंसर हो रहे हैं तो कैंसर सेल्स को भी हम एंटी कैंसर ड्रग्स यहाँ से एंटर करा के और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि बिकॉज ये जब CSF में जाता है तो CSF ब्रेन के बीच में कोई बैरियर नहीं है, देयर इज़ नो CSF ब्रेन बैरियर, तो ये डायरेक्टली ब्रेन तक आराम से पहुंच सकते हैं. तो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर द लंबर पंक्चर. थर्ड इंपॉर्टेंट है फॉर measuring pressure exerted by CSF. As the CSF pressure is increased in any space occupying lesion, स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन, ब्रेन के अंदर कोई भी ऐसा लीजन है जो स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, जैसे ब्रेन ट्यूमर है या मेनिंजाइटिस है या हेमरेज हो गया, ब्लड वहाँ कलेक्ट हो गया है, तो CSF प्रेशर बढ़ जाता है. तो उसको मेज़र करने के लिए भी लंबर पंक्चर बहुत ज़रूरी होता है. और लंबर पंक्चर नीडल से कैसे हम इसको मेज़र करते हैं प्रेशर को, ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में. तो ये दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस आर यूजेस फॉर द लंबर पंक्चर. दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि द लोअर पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड का है ये लंबर 1 वर्टेब्रे पे एंड हो जा रहा है एंड देयर इज़ ए लार्ज सब एरेक्नॉइड स्पेस. ये जो एरेक्नॉइड मैटर या S2 वर्टेब्रे तक जा रहा है. तो L2 से लेकर L2 ये है, L3, L4, L5, सैक्रल 1 और सैक्रल 2. तो इतना बड़ा स्पेस है, यहाँ से हम CSF विड्रा करते हैं. आइदर वी इंसर्ट द नीडल बिटवीन L2 एंड L3, यहाँ से कर सकते हैं, आर बिटवीन L3 एंड L4, आर समटाइम्स बिटवीन L4 एंड L5, यहाँ से कर सकते हैं. बट द सेफेस्ट एंड कॉमनेस्ट साइट इज़ बिटवीन L3 एंड L4. ये हमने लंबर पंक्चर नीडल डाली और सबरेक्टल स्पेस से हमने विड्रा कर लिया CSF. ये भी वही डायग्राम है. एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यहाँ हो रहा है, यहाँ पर फाइलम टर्मिनल है. ये फाइलम टर्मिनल इसलिए दिखाया है कि स्पाइनल कॉर्ड तो सेफ हो जाती है, कोई डैमेज नहीं होता इस साइड से, लेकिन सम टाइम्स हमने पहले बताया था कि सम टाइम्स देयर में भी डैमेज ऑफ द कार्डा इक्वाइना. तो कार्डा इक्वाइना सिंड्रोम कभी कभी बन सकता है. दिस इज़ द कार्डा इक्वाइना. तो वो कब बनता है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसमें. तो ये देखिए लंबर पंक्चर नीडल एंटर करा रहे हैं. तो एंटर कराने में कैसे, ये स्किन से पहले स्किन के थ्रू एंटर हो रही है, उसके बाद में सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हैं, फिर ये सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, आफ्टर दैट इंटर स्पाइनस लिगामेंट, उसके बाद ये पियर्स करता है लिगामेंटम फ्लेवम और फिर ड्यूरामेटर एंड देन एरेक्नॉइड मैटर और अल्टीमेटली ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में पहुंच के हम इसको CSF को विड्रा कर लेते हैं. तो ये पार्ट्स हैं 2 वर्टेब्रे के भी L3 L4 के बीच में इंसर्ट करके LP नीडल. ये पॉस्चर है, दिस इज़ द पॉस्चर. पर्सन को साइड से यानी करवट से लिटाते हैं और हिप जॉइंट्स को फ्लेक्स करा लेते हैं जिससे कि ये प्रोमिनेंट हो जाए, और जो नेक है वो भी फ्लेक्स करा लेते हैं. तो ये सब प्रोमिनेंट हो जाता है. और प्रोमिनेंट का मतलब है कि L3 L4 के बीच में स्पेस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा जिससे LP नीडल आसानी से चली जाए. कैसे हम काउंट करते हैं, जो हाइट ऑफ आइलिक क्रेस्ट है, यहाँ पे आइलिक क्रेस्ट, यहाँ पे आइलिक क्रेस्ट, दोनों आइलिक क्रेस्ट को अगर हम मिलाएं, एक लाइन जाती है तो वो L3 वर्टेब्रे क्रॉस करती है और L3 वर्टेब्रे के नीचे L4 वर्टेब्रे है. तो दोनों के बीच का जो है पॉइंट वो हम ले लेते हैं कि L3 L4. तो सबसे पहले उसको साफ़ करते हैं, स्टरलाइज करते हैं. कैसे, यहाँ पर हम सेवलान से करते हैं, फिर ईथर से करते हैं, फिर आयोडीन से करते हैं और इवन स्पिरिट से करते हैं. तो पहले और किस तरह से यहाँ पर कॉटन स्वाब लेके, सेवलान लेके और इस तरह से ये घुमाते हुए जाते हैं, उस पॉइंट से घुमाते हुए बाहर की तरफ ऐसे करके ये हम स्टरलाइज कर रहे हैं. बाहर अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर नहीं आते क्योंकि बाहर से इन्फेक्शन अंदर आ सकता है. अंदर से घुमाते हुए साफ़ करते हैं. पहले सेवलान से साफ़ कर लिया, लोअर थोरेसिक वर्टेब्रे से लेकर कॉक्सिक्स तक के पोर्शन को स्टरलाइज कर लेते हैं. उसके बाद ईथर से साफ़ करते हैं, आयोडीन से साफ़ करते हैं, फिर लास्ट में इस तरह स्पिरिट से साफ़ करते हैं. तो ये स्टरलाइज हो गया. स्टरलाइज होने के बाद में फिर यहाँ पर ज़ाइलोकेन इंजेक्शन 5 ml ज़ाइलोकेन इंजेक्शन रखते हैं
2%, लेकिन ज़ैलुकैन इंजेक्शन ये लोकल एनेस्थेटाइज करता है, लेकिन उसको पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं कि अगर वो सेंसिटिविटी टेस्ट अगर ठीक हो जाती है, सेंसिटिव नहीं है पर्सन, देन यहाँ पर हम ज़ैलुकैन इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ मिनट के बाद जब ये हिस्सा एनेस्थेटाइज हो जाता है तब फिर लंबर पंक्चर नीडल एंटर कराते हैं। और हमें बताया था कि ये स्किन से एंटर हो रहा है, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू से हो रहा है, फिर सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, फिर इंटर स्पाइनस लिगामेंट, फिर लिगामेंटम फ्लेवम। और जब लिगामेंटम फ्लेवम्स के बाद जाता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फील होता है नीडल का, और जैसे ही फिर ड्यूरामीटर और एक्नॉइड मीटर पहुँचता है तो रेजिस्टेंस एकदम से कम हो जाता है, कि फीलिंग आती है कि ये नीडल जो है सब रेक्नॉइड स्पेस में पहुँच गई है, और वहाँ से फिर धीरे धीरे करके फ्लूइड को बाहर आने देते हैं। तो ये प्रोसीजर है लंबर पंक्चर प्रोसीजर। तो ये द सेम थिंग जो हमने अभी डिस्कस करी वो इसमें लिखा है, पोजीशन पेशेंट लाइंग ऑन हिज साइड्स विद नीज ड्रॉन अप एंड हेड फ्लेक्स्ड। इट कैन आल्सो बी डन विद द पेशेंट सिटिंग एंड बेंडिंग फॉरवर्ड। तो लाइंग पोजीशन में करवट लटा के या सिटिंग पोस्चर में आगे को बेंड करके फॉरवर्ड तब भी हम ले सकते हैं। साइड क्या, थर्ड लंबर स्पेस बिटवीन L3 एंड L4। L3 vertebrae is situated in the plane which joins the highest points on iliac crest। इस तरह से हम उसकी काउंटिंग कर लेते हैं। एंड देन इट हैज़ टू बी स्टरलाइज्ड द स्किन ऑफ द बैक फ्रॉम द लोअर थोरेसिक, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई, थोरेसिक वर्टिब्री टू द कॉक्सिक्स। इट इज़ स्टरलाइज विद सेवलान, ईथर, आयोडीन एंड स्प्रिट। इनसे हम उसको स्टरलाइज करते हैं। देन लोकल एनेस्थीसिया हैज़ टू बी गिवन। Skin is punctured with 5 ml of 2% lignocaine or xylocaine after sensitivity test. Then LP needle is inserted passing through skin, then subcutaneous tissues, then supraspinous ligament, then interspinous ligament, then ligamentum flavum। यहाँ तक रेजिस्टेंस फील हो रहा है। उसके बाद में एपिड्यूरल स्पेस, जब जैसे ही यहाँ पे एपिड्यूरल स्पेस आती है रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाता है। उसके बाद ड्यूरामीटर क्रॉस करता है, फिर रेक्नॉइड मीटर एंड देन फाइनली इन द सब रेक्नॉइड स्पेस, और फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाता है। देन यू हैव टू कलेक्ट द फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज कलेक्टेड स्लोली इन 4 to 5 bulbs फॉर बायोकेमिकल, साइटोलॉजिकल एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट। बायोकेमिकल यानी कि आप शुगर टेस्ट कर सकते हैं, उसमें प्रोटीन देख लेते हैं कितना है, क्लोराइड्स कितना है। साइटोलॉजिकल सेल्स देख लेते हैं, सेल्स में WBC या RBC दिखाई पड़ रहा है, लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल, और कोई ट्यूमर सेल्स वगैरह तो नहीं है। सीरोलॉजिकल स्टडीज़, कोई एंटीबॉडीज़ तो नहीं बन रही किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो ये सब टेस्ट करने के लिए हम 4 to 5 bulbs में ये ले लेते हैं। एंड आफ्टर दैट जब हम विड्रा करते हैं LP नीडल, देन पंक्चर साइड इज सील्ड विद टिंक्चर बेंजोइन। वहाँ पर एक कॉटन लगाते हैं, छोटा सा पीस उस साइड पर, पंक्चर साइड पर, और उसके ऊपर से टिंक्चर बेंजोइन लगा देते हैं, उसको सील कर देते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ लंबर पंक्चर। नाउ कम टू द प्रिकॉशंस, पोस्ट प्रोसीजर प्रिकॉशंस। आफ्टर दैट ये लंबर पंक्चर के बाद में क्या होता है कि हेडेक इज़ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम आफ्टर लंबर पंक्चर। टू मिनिमाइज हेडेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड शुड बी टेकन ओरली। पेशेंट का फ्लूइड्स खूब दीजिए, हेड लो पोजीशन कर दीजिए। हेड लो पोजीशन इज टू बी डन फॉर सम पीरियड, एंड इफ देर इज हेडेक स्टार्ट, देन यू कैन गिव द सैलिसिलेट लाइक एस्प्रिन। प्री प्रोसीजर प्रिकॉशंस हमने पहले भी बताया था कि ये जो अगर हम सिस्टर्नल पंक्चर कर रहे हैं तो उसमें हेडेक नहीं होता, यूजुअली हेडेक होता है लंबर पंक्चर में। प्री प्रोसीजर प्रिकॉशंस, लंबर पंक्चर से CSF निकालने से पहले हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर या CSF प्रेशर मेज़र करते हैं, और हम फंडस एग्जामिनेशन भी करते हैं। फंडस एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप। ये क्या है, हम ऑप्थेल्मोस्कोप से आई के अंदर देखते हैं। और फंडस क्या है, फंडस जो रेटिना का पीछे वाला पार्ट है, जहाँ पर ऑप्टिक डिस्क मौजूद है, और बराबर में मैकुला, ल्यूटिया, फोविया सेंट्रलिस वो पोर्शन है, रेटिनल ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, वेंस है। तो अगर उस तरह से वो जो बिल्कुल पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है वो फंडस कहलाता है। तो उसमें हम ऑप्टिक डिस्क देख सकते हैं और मैकुलर ल्यूटिया देख सकते हैं, रेटिनल ब्लड वेसल्स देख सकते हैं, कोई हेमरेज वगैरह तो नहीं है। क्योंकि अगर CSF प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो ऑप्टिक डिस्क में इडीमा हो जाता है। ऑप्टिक डिस्क को पेपिला भी कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पेप्लिडीमा। तो अगर पेप्लिडीमा यानी इडीमा दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि CSF प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है, और CSF प्रेशर को हम मेज़र भी कर सकते हैं।
एट द टाइम अगर सी एस एफ प्रेशर इज़ वेरी वेरी मच हाई, देन वी शुड अवॉइड लंबर पंक्चर। इसलिए इसको भी करना ज़रूरी है। क्यों अवॉइड करते हैं वो भी हम अभी बताएंगे। ये मेजरमेंट ऑफ सी एस एफ प्रेशर ड्यूरिंग लंबर पंक्चर, कैसे करते हैं सी एस एफ प्रेशर मेजर? इट इज़ डन बाय कनेक्टिंग ए लंबर पंक्चर निडल टू ए मैनोमीटर। हमने निडल को इंसर्ट करा दिया, उसको मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया थ्रू द स्टॉप कॉक, वहाँ पे लगा हुआ है, जिससे कि सी एस एफ एकदम से बाहर ना आए और हम उसको खोलें तब धीरे से सी एस एफ बाहर आए। देन स्पाइनल फ्लूइड इज़ अलाउड टू राइज इन द ट्यूब एंड देन नोट द लेवल ऑफ सी एस एफ हाइट, कितनी हाइट तक सी एस एफ पहुँच जाता है कॉलम में, वो उसका प्रेशर हो जाता है। जैसे नॉर्मल सी एस एफ प्रेशर हमको मालूम है कि इन रिकम्बेंट पोस्चर साइड में पर्सन लेटा हुआ 5 to 15 मिलीमीटर मरकरी है, लेकिन मरकरी उसको ट्यूब में हो सकता है ना डाल पाएँ, तो हम वाटर डालते हैं तो ये 100 to 180 मिलीमीटर वाटर, वहाँ तक इसका नॉर्मल प्रेशर होता है। एंड इन सिटिंग पोस्चर इट मे गो टू द 200 to 300 मिलीमीटर वाटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर का हमने वो ले लिया। तो इस तरह से हम मेज़र कर लेते हैं सी एस एफ प्रेशर। तो सी एस एफ प्रेशर हाई है या नॉर्मल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इफ़ सी एस एफ प्रेशर और इंट्राक्रेनियल प्रेशर, दोनों एक ही चीज़ है, इज़ ऑलरेडी रेज्ड, देन लंबर पंक्चर शुड बी अवॉइडेड एज इट मे बी डेंजरस टू द लाइफ। क्यों डेंजरस हो सकता है? बिकॉज बाय द लंबर पंक्चर सी एस एफ विल कम आउट रैपिडली, और जैसी तेज़ी के साथ सी एस एफ बाहर आता है थ्रू द एल पी निडल, देन इट सडनली रिलीजेज द प्रेशर इन द क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेशर एकदम कम होता है, जिसकी वजह से दिस में सक सेरेबेलम एंड मेडुला इन फोरामेन मैग्नम। सेरेबेलम और मेडुला एकदम से नीचे आ सकता है और फोरामेन मैग्नम में आके फंस सकता है। दिस इज नॉट द हर्निएशन और कोनिंग। और अगर वो फोरामेन मैग्नम में मेडुला सेरेबेलम में आके फंस गया, इट विल डैमेज द वाइटल सेंटर्स such as vasomotor centers, cardiac center, respiratory center, they all are present in the medulla। और ये सेंटर डैमेज अगर हो गए तो इट में लीड टू सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। रेस्पिरेशन स्टॉप हो सकता है, हार्ट स्टॉप हो सकता है, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई है सी एस एफ प्रेशर, वी हैव टू अवॉइड लंबर पंक्चर। तो उसकी वजह हमने आपको बता दी कि देयर में बी सकिंग ऑफ सेरेबेलम एंड मेडुला इन फोरामेन मैग्नम विच कैन डिस्ट्रॉय द वाइटल सेंटर्स। इसी वजह से इससे पहले अगर हम ऑफ्थेल्मोस्कोप करें एप्लीकेशन, इंक्रीज सी एस एफ प्रेशर विल लीड टू द पेप्लिडीमा यानी इडीमा इन द ऑप्टिक डिस्क। सो फंडस एग्जामिनेशन यानी विद द हेल्प ऑफ ऑफ्थेल्मोस्कोप शुड ऑलवेज बी डन बिफोर लंबर पंक्चर टू रूल आउट पेप्लिडीमा। अगर पेप्लिडीमा है तो सी एस एफ प्रेशर ज़्यादा है, फिर हमें लंबर पंक्चर नहीं करना है। और पेप्लिडीमा अगर नहीं है तो हम लंबर पंक्चर नहीं डालेंगे। देन अगेन वी हैव टू चेक द प्रेशर। उसके बाद प्रेशर नॉर्मल है, देन वी विल डू दिस प्रोसीजर। तो ये सी एस एफ चेंजेस में क्या क्या हो सकते हैं? एबनॉर्मली, नॉर्मल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। एबनॉर्मली देयर में भी increased pressure which may be increased in any space occupied lesion like subarachnoid hemorrhage, acute bacterial meningitis, tubercular meningitis, brain tumor etc. कलर ब्लड स्टैंड हो सकता है इफ़ देयर इज़ हेमरेज सबरेक्नॉइड, या क्लाउडी कलर हो सकता है। वैसे तो नॉर्मली क्लियर कलरलेस होता है, लेकिन क्लाउडी हो सकता है इन एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। आरबीसी में भी इंक्रीज इन सबरेक्नॉइड हेमरेज, लिम्फोसाइट्स में भी इंक्रीज इन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस एंड न्यूट्रोफिल्स में भी इंक्रीज इन पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। ग्लूकोज डिक्रीज कर जाता है एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में, दोनों में ग्लूकोज डिक्रीज करता है। और प्रोटीन जो है इंक्रीज कर जाती है इन ऑल मेनिंजाइटिस और सबरेक्नॉइड हेमरेज में। एंड यू मे आल्सो सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस, सीएसएफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये सब चेंजेस हो सकते हैं इन कॉमन डिसऑर्डर्स, प्रेशर, कलर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब देखते हैं। अब हमने बताया था कि समटाइम्स कभी कभी कार्डियक इक्वाइना अगर डैमेज हो गया तो कॉमन कार्डियक इक्वाइना सिंड्रोम बन जाता है। ये क्या है? इट इज़ अ रेयर कॉम्प्लिकेशन फॉर लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर रेयरली मे काज स्पाइनल हेमेटोमा, वहाँ पर ब्लड का कलेक्शन हो सकता है, एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग विच में एग्जर्ट प्रेशर ऑन द कार्डियक इक्वाइनल नर्व।
और जब कार्डियक नर्व पे प्रेशर पड़ता है तो इट मे काज कार्डियक सिंड्रोम, ए रेयर डिसीज बट सीवियर मेडिकल कंडीशन. What may be the symptoms? There may be severe lower back pain. There may be pain in one leg or both legs. There may be weakness or numbness, यानी सुन हो जाता है, सुन्नी हो गई, वीकनेस हो गई और लोग बिल्कुल एनेस्थेटाइज हो गए वो हिस्सा, नमनेस हो गई. सैडल एनेस्थीसिया. सैडल एनेस्थीसिया किसको कहते हैं? लॉस ऑफ सेंसेशंस रेस्ट्रिक्टेड टू द एरिया, यहाँ पर भी आर रह गया है. लॉस ऑफ सेंसेशन रेस्ट्रिक्टेड टू द एरिया ऑफ बटक्स, पेरिनियम एंड इनर सर्फेसेस ऑफ द थाइस. यहाँ पर सेंसेशन लॉस हो सकते हैं बटक्स पे, पेरिनियम पे और इनर सर्फेस ऑफ थाइस पर. बावल एंड ब्लेडर इनकंटिनेंस हो सकता है, यानी ब्लेडर का कंट्रोल ख़त्म हो जाए, या बॉल का कंट्रोल ख़त्म हो जाए, यूरिन अपने आप पास आउट हो जाए, स्टूल अपने आप पास आउट हो जाए, या रिटेंशन हो सकता है कि यूरिन पास ही नहीं हो पा रहा है या स्टूल पास ही नहीं हो पा रहा है. तो ये कंडीशन हो सकती है. सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकते हैं. तो ट्रीटमेंट इज़ इमरजेंसी, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो ये फिर डिसीज़ परमानेंट हो सकती है. तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी करते हैं टू रिलीव प्रेशर ऑन द कार्डियक वाइना. रेयर कॉम्प्लिकेशन है बट मेडिकल इमरजेंसी है. तो अगर लंबर पंक्चर आता है आपको एग्ज़ाम में, आप लंबर पंक्चर के बारे में ये हेडिंग सब लिख देते हैं, उसकी टेक्निक क्या है, उसका क्या क्या हम प्रिकॉशंस लेंगे पहले, क्या क्या बाद में प्रिकॉशन लेंगे, सीएसए प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियक कोरोनरी सिंड्रोम क्या है, अगर आप ये सब लिखते हैं तो यू विल गेट अ वेरी 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 गुड मार्क्स. नाउ सेकंड अप्लाइड एस्पेक्ट इज मेनिंजाइटिस. मेनिंजीज आपको मालूम है कि 3 मेनिंजीज हैं, पायामेटर, एरेक्नोइड मेटर एंड ड्यूरामेटर. सो मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज. क्या क्या काजेस हो सकते हैं? इट इज़ कॉमनली ड्यू टू पायोजेनिक बैक्टीरिया and tubercular bacilli, and less commonly due to virus, spirochetes and fungus. ये तो बहुत कॉमन है, पायोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से या ट्यूबरकुलर बेसिलाई की वजह से. इसे हम कहते हैं पायोजेनिक मेनिंजाइटिस या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, और इसे कहते हैं ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस. हालांकि ट्यूबरकुलर भी बैक्टीरिया है लेकिन इसको सेपरेट कर दिया है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस और पायोजेनिक और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. द कॉमन ऑर्गेनिजम्स काजिंग पायोजेनिक मेनिंजाइटिस ये दे आर न्यूमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफ्लोकोकाई. ये सब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं. या दे आल्सो में बिकॉज बाय मेनिंजोकोकाई, ई कोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड सीडोमोनास. दीज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. निमोकोकाई जो निमोनिया काज करता है, तो निमोनिया, बहुत ज़्यादा निमोनिया होने के बाद, सीवियर निमोनिया के बाद कभी कभी देयर आर चांसेस ऑफ मेनिंजाइटिस. क्लिनिकल फीचर्स क्या है मेनिंजाइटिस के, आप फ़ौरन देखकर पहचान लेंगे. एक्यूट ऑनसेट होता है, सडन, हाई फीवर होता है, सीवियर हेडेक होगा, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि सीएसए प्रेशर बड़ा बढ़ रहा है मेनिंजाइटिस में. फिर ये मेंटल कन्फ्यूज़न, रेस्टलेसनेस, बेचैन होगा पर्सन, एंड समटाइम देयर में भी कन्वर्जन्स, बॉडी में झटके आना शुरू हो जाएंगे. ये 3 साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेनिंजाइटिस में मिलते हैं. नेक रिजिडिटी और नेक स्टिफनेस, पॉजिटिव कर्निक साइन एंड पॉजिटिव ब्रूडजिन की साइन. तो हाई फीवर है, हेडेक है, वॉमिटिंग हो रहा है, पर्सन परेशान है, रेस्टलेस है, बेचैन है, कन्वर्जन हो सकते हैं. बट दीज 3 साइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक. ये 3 साइंस क्या हैं, कैसे आप एलिसिट करते हैं, वी विल डिस्कस हियर. तो फर्स्ट नेक रिजिडिटी और नेक स्टिफनेस. हम अगर नेक को फ्लेक्स करें या हेड को फ्लेक्स करें तो वो फ्लेक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पेज़म हो जाता है नेक की मसल्स में सीवियर, और चिन को हम यहाँ तक चेस्ट पे नहीं लगा पाएंगे. नेक स्टिफनेस. तो इफ़ वी ट्राई टू फ्लेक्स द नेक ऑफ द पेशेंट, देयर विल बी स्टिफनेस और रिजिडिटी ऑफ नेक एंड रेजिस्टेंस विल बी फेल्ट. देयर विल बी पेन इन द नेक and there will be spasm of the muscles. Chin cannot be placed upon the chest. तो मेनिंजाइटिस तो एक इम्पॉर्टेंट काज है नेक रिजिडिटी का, बट मेनिंजाइटिस के अलावा भी कुछ और कंडीशंस हैं जिसमें आपको नेक रिजिडिटी मिल सकती है. इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर नेक रिजिडिटी है तो ज़रूरी नहीं कि मेनिंजाइटिस ही हो, और कुछ भी हो सकता है. जैसे मेनिंजाइटिस के अलावा टेटनस, इसमें भी नेक रिजिडिटी हो जाती है. और भी साइंस हैं बट यहाँ पे हम सिर्फ नेक रिजिडिटी की बात कर रहे हैं. बाकी जब टेटनस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे उसके डिफरेंट और साइन डिस्कस करेंगे. तो नेक रिजिडिटी टेटनस में मिल सकती है, नेक रिजिडिटी सब रेक्नोइड हेमरेज में मिल सकती है,
नेगेटिविटी अगर स्ट्रेन हो गया नेक में, गलत तरीके से रात में सो गए किसी तरफ से और मॉर्निंग में उठे तो नेक बिल्कुल स्टिफ है, उस वक्त भी स्टिफनेस हो सकती है। हिस्टीरिया कंडीशन में भी नेक रिजिडिटी हो सकती है। तो मेनिंजाइटिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट काज फॉर द नेक रिजिडिटी और स्टिफनेस। इस तरह से उसको जब भी फ्लेक्स करेंगे तो वहाँ पर स्टिफनेस होगी। सेकंड हमने बताया था कर्निक साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। अगर हम हिप जॉइंट को 90 डिग्री पे फ्लेक्स कराएं और उसके बाद में लेग को फिर एक्सटेंड कराएं तो नॉर्मली तो एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन में एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। विद द हिप फ्लेक्स टू द 90 डिग्री एंड द नी इज एक्सटेंडेड, नॉर्मली इट कैन बी डन अप टू 135 डिग्री। ये 90 है, उससे भी और आगे करा सकते हैं, 135 डिग्री तक हो सकता है। बट इन मेनिंजाइटिस इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड अगेन ड्यू टू स्पेज्म ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स। यहाँ पर ये हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, इनर थाई, इसमें स्पेज्म हो जाता है। इसकी वजह से बहुत सीवियर पेन होता है, पेशेंट कंप्लेन सीवियर पेन और रेस्ट्रिक्शन हो जाता है और पर्सन चिल्लाने लगेगा। तो ये इसको हम यहाँ फ्लेक्स नहीं करा सकते, इसको एक्सटेंड नहीं करा सकते नी जॉइंट को आफ्टर फ्लेक्सिंग द हिप जॉइंट। तो ये कर्निक साइंस है। हिप को फ्लेक्स कर लिया 90 डिग्री पर और फिर हम नी को फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे, देन पर्सन कंप्लेंट पेन और वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होगा। दैट इज़ कर्निक साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन है मेनिंजाइटिस का। और थर्ड साइन हमें बताया था ब्रूड-ज़िनकी साइन। इसमें भी कई तरह के साइन हैं। नेक साइन, इफ़ वी फ्लेक्स द नेक देयर विल बी फ्लेक्शन ऑफ हिप्स एंड नी। आप नेक को फ्लेक्स किया तो मेनिंजाइटिस उससे स्टिफनेस तो है, लेकिन फ्लेक्शन हिप और नी भी फिर अगर फ्लेक्स हो गए तो इसका मतलब ब्रूड-ज़िनकी साइन भी पॉजिटिव हो रहा है। लेग साइन भी हो सकता है कि इफ़ वी फ्लेक्स वन लेग अदर लेग ऑटोमेटिकली आल्सो फ्लेक्सिस। तीसरा है सिम्फाइसिस साइन, इफ़ वी गिव प्रेशर ऑन द सिम्फाइसिस प्यूबिस देन इट विल बी फॉलोड बाय फ्लेक्शन ऑफ बोथ लोअर लिम्स। तो नेक को हमने फ्लेक्स कराएं तब फ्लेक्शन हिप्स का नी का हो सकता है। प्यूबिस सिम्फाइसिस को फ्लेक्स कराएं तो दोनों लोअर लिम्स फ्लेक्स हो सकते हैं। एक को हम फ्लेक्स करा रहे हैं एक लेग को, दूसरा लेग अपने आप से फ्लेक्स हो रहा है। दिस ब्रूड-ज़िनकी साइन इज प्रेजेंट इन मेनिंजाइटिस। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस है और CSF की वजह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे ये बैक्टीरियल या पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो अपीयरेंस नॉर्मली तो कलरलेस है, बट बैक्टीरियल में पायोजेनिक में टर्बिड कलर हो जाता है। ट्यूबरकुलर में क्लियर होता है, बट देर में भी कॉब वेब अपीयरेंस ऑन स्टैंडिंग। अगर आप एक ट्यूब में CSF को रख दें तो जैसे मकड़ी का जाला बन जाता है, उसमें थोड़ी देर बाद में स्पाइडर वेब या कॉब वेब भी कहते हैं, मकड़ी का जाला बनने लगेगा, वो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में होती है। बाकी वायरल फंगल एसेप्टिक में सब क्लियर रहता है। तो ये ट्यूबरकुलर और बैक्टीरियल इसमें ये चेंजेस मिलते हैं। शुगर दोनों में कम हो जा रही, वेरी लो इन द पायोजेनिक एज वेल एज इन द ट्यूबरकुलर, बाकी सब नॉर्मल रह रहा है। और मेनिंजाइटिस में प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है। इट इज़ इंक्रीज नॉट ओनली इन बैक्टीरियल एंड ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बट आल्सो इन वायरल एंड फंगल मेनिंजाइटिस। सेल्स हमने बताया था कि बैक्टीरियल पायोजेनिक मेनिंजाइटिस एक्यूट कंडीशन है, इसमें न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं, और ट्यूबरकुलर एक क्रॉनिक कंडीशन है, इसमें लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं। बाकी वायरल और फंगल में भी लिम्फोसाइट बढ़ सकते हैं, एसेप्टिक में न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं। क्लोराइड रिड्यूस हो जाता है दोनों में, बैक्टीरियल ट्यूबरकुलर में, बाकी सब में नॉर्मल रहता है। तो ये मेन डिफरेंसेस है कि टर्बिड है बैक्टीरियल में और इसमें कॉबवेब स्टैंडिंग कंडीशन मिल जाता है, कॉबवेब अपीयरेंस। शुगर दोनों में लो है, प्रोटीन्स दोनों में बढ़ी हुई है। सेल्स इसमें न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं बैक्टीरियल में, इसमें लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं, क्लोराइड रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हैं टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस विद द हेल्प ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये हम लोगों ने लंबर पंक्चर डिस्कस कर लिया, मेनिंजाइटिस डिस्कस कर ली, हाइड्रोकेफेलस, ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड CSF बैरियर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट नोट अक्सर आता है लंबर पंक्चर पर या मेनिंजाइटिस पर या ब्लड ब्रेन बैरियर पर, और फुल क्वेश्चन आता है CSF फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, एब्जॉर्प्शन, यूजेस और इम्पॉर्टेंस, उसका फंक्शंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, पढ़िए, मेहनत कीजिए, बाय बाय।